हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन। तो आज हम दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो है टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को क्लियर करेंगे, इसके बाद विस्थापन को क्लियर करेंगे। हालांकि ये जो चीज़ है 9th क्लास में भी था दूरी और विस्थापन के बारे में। और दूरी और विस्थापन इसके पहले हम जो है वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जो बाद का चैप्टर था वेक्टर। तो उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि किसको हम लोग सदिश राशि बोल सकते हैं और किसको अदिश राशि बोल सकते हैं। ठीक है ना। और क्यों बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने क्लियर किया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं दूरी विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इसके बाद हम लोग है इसमें जो है अंतर भी डिफाइन करेंगे कि क्या क्या अंतर होता है। ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे इसमें न्यूमेरिकल। तो चलिए दूरी क्या होता है कि किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई। यानी अगर कोई कण चल रहा है तो वो कितना रास्ता तय किया। अगर कोई कण गतिशील है, किसी निश्चित दिशा में चल रहा है, तो वो कितना रास्ता तय किया गया, उस पूरे रास्ते की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो वही दूरी कहलाती है। यानी उसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई या पथ की पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ या रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। छोटा मात्रक ले लें तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ा हेक्टो किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये अदिश राशि होती है, इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। दूरी जो है गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। यानी गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है। ये मतलब है कि सदैव धनात्मक होती है। और दूरी को हम एक यंत्र से नापते हैं जिसका नाम है ओडोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अक्सर पूछा जाता है कि दूरी मापने का यंत्र क्या होता है। तो दूरी मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर। दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। और दूरी का मात्रक जो है स्थायी मात्रक होता है वो मीटर होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दूरी क्लियर हुआ कि दूरी का मतलब है कि हम किसी गतिशील वस्तु के लिए वो एक पॉइंट से, जिसको हम निर्देश बिंदु कहते हैं, वहां से वो चल करके टेढ़े मेढ़े रास्ते कहीं भी जाए, उस पूरे रास्ते की लंबाई यानी पथ की लंबाई को नाप लीजिए, वही दूरी कहलाती है। ठीक है ना। और ये अदिश राशि में आती है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग विस्थापन। आगे भी हम जो है दूरी विस्थापन में अंतर भी क्लियर करेंगे। विस्थापन क्या है। विस्थापन जो है किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु वो होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, जो है निर्देश तंत्र पढ़ाया था। तो वो एक निर्देश बिंदु यानी एक प्रेक्षक के सापेक्ष कण की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा। बीच का अंतर नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कण की जो अंतिम स्थिति है, कोई गतिशील कण है, निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम देखेंगे कि वो उसकी अंतिम स्थिति क्या है और प्रारंभिक स्थिति क्या है, उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो लेंगे वही विस्थापन कहलाता है। ठीक है ना। क्या न्यूनतम दूरी। तो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कण की अंतिम स्थिति, याद रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति यानी कहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, बीच की न्यूनतम सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है क्योंकि जो न्यूनतम दूरी होती है वो किसी निश्चित दिशा में होती है।
तो इसीलिए ये सदिश राशि होती है। विस्थापन जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अभी आगे हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका भी मात्रक जो यूनिट होता है वो होता है मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये है दूरी की डिफिनीशन और ये है विस्थापन की डिफिनीशन। आप इसको कंठस्थ कर लीजिए कि विस्थापन क्या होता है, यानी कि कोई गतिशील कण है तो उसकी अंतिम स्थिति क्या है और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और सदिश राशि है। ये जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव बढ़ती है और सदैव धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है कुछ जो है इसको समझाते हैं, दूरी और विस्थापन को कुछ पॉइंट से समझते हैं, फिर इसमें अंतर देखते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग विस्थापन को क्लियर करेंगे कि क्यों ये धनात्मक होता है और शून्य होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कण है, गतिशील कण है, एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है ना। कोई गतिशील कण है, एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है जिसका सेंटर मान लीजिए O है और इसकी जो रेडियस है वो R है, त्रिज्या क्या है वो R है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका जो निर्देश बिंदु है, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, वहां से चलना शुरू किया और ये चल कर के फिर ये यहीं पर पहुंच गया, ठीक है ना। एक पूरा राउंड लेकर के फिर वहीं पहुंच गया। अब हम बात करें तो दूरी क्या होगी। तो दूरी हमने बताया था कि वो जहां से चलता है और जितना रास्ता तय करता है, जितना पथ तय करता है, उस पूरे पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, उस पूरे पथ की लंबाई। तो ये R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चला तो यहां से यहां तक की कुल कितनी दूरी, पूरा रास्ता नाप लें तो इस वृत्त की परिधि होगी। तो एक वृत्ताकार त्रिज्या अगर R है वृत्त की तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R होगी और यही उसकी क्या होगी दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन क्या है। विस्थापन की डेफिनेशन है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु भी A है और अंतिम बिंदु भी A है, यानी कि जहां से चला था वहीं पहुंच गया, यानी कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए यहाँ पर दूरी तो 0 हुई नहीं, लेकिन विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो एक चीज क्लियर होगा कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। सपोज करिए इस एग्जांपल में अगर वो चल करके ये चल करके यहां पे पहुंच जाता है, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तब हमारी दूरी क्या होगी। तो दूरी आप जानते हैं कि उसने कितना रास्ता तय किया। तो उस यहां से यहां तक आने में उसने वृत्ताकार पथ का आधा रास्ता तय किया, तो दूरी हो गया आधा, यानी कि 2 पाई आर का आधा क्या होगा पाई आर। अब रही बात विस्थापन की। तो विस्थापन में कहा जाता है कि जहां पहुंचा वहां से लेकर के जहां प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यही है। भाई ये क्या हुआ अंतिम स्थिति, क्या है प्रारंभिक स्थिति, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसकी रेडियस r, r मिलकर कितना हो जाएगी 2r। तो ये विस्थापन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये धनात्मक हो गया विस्थापन। क्या हो गया धनात्मक हो गया। उसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि वो पॉइंट ए से चल करके यहाँ पे आ गया, यानी ये सी मान लिया, ठीक है ना। तो अब दूरी क्या होगी। तो अब देखिए दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना।
तो ये जो है एक क्वाड्रेंट हो गया एक तरह से, ये भी R है। तो कहने का मतलब अगर इसको 4 पार्ट में बांटे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, यानी पूरे का 1/4 पार्ट चला वो। अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है कि पूरे का 2 पाई R का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, पाई R/2। ये दूरी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, पाई R/2। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम यही होगी ना, ये तो होगी नहीं न्यूनतम, न्यूनतम ये होगी। तो ये निकालने के लिए आप ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण का काम करेगा। तो आप सिंपली पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि आधार लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा 2r², यानी कि √2r आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। ये भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं कि कोई कण है, सपोज करिए, अभी और भी इसके बारे में बता रहे हैं कि वो, ये पहले समझा लें कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे होगा। अब जैसे कोई कण है, एक सीधी रेखा पे चलता है, तो कण की स्थिति हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक मिडिल पॉइंट चुनते हैं जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ये मिडिल पॉइंट हमने चिया वो चुना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इसी को हम निर्देश बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि एक सरल रेखा में अगर कोई गति कर रहा है तो उसकी दो ही दिशाएं होती हैं, एक को हम लोग धनात्मक मानते हैं, उसके विपरीत दिशा को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, डायरेक्शन को पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव। हम मान लीजिए कि इसका पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है, 5 है, और इधर जब जाएंगे तो ये माइनस में आएगा 1, -2, -3, है ना। ठीक है, तो हम इस मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव होती है ना। अब जैसे यहीं से अगर हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं। एक चीज और बता दें कि जब कोई गतिशील कण एक सीधी रेखा में चलता है तो दूरी और विस्थापन सेम होता है। जब कोई कण जो है गतिशील कण क्या है, सीधी रेखा में चलता है तो दूरी और विस्थापन क्या होता है, सेम। तो अगर वो यहां से चल करके यहां आया तो उसकी दूरी भी क्या होगी, दूरी भी मान लीजिए अगर ये सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर, और विस्थापन भी क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। एक ऐसा केस होता है कि जब कोई गतिशील कण एक सीधी रेखा में जाता है तब दूरी और विस्थापन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, दूरी और विस्थापन क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब सपोज करिए हम ये बताना चाहते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। मान लीजिए कि प्रारंभ में कोई कण जो है यहां पे है, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और ये जो यहां से चल करके यहां आया होगा, ठीक है ना, मूल बिंदु तो यही है, निर्देश बिंदु। और फिर ये इसका तो अब इस समय प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये चल करके फिर वापस यहाँ आया, फिर ये चला गया ये यहाँ। ठीक, अब पूछा जाए इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन जो होता है वो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है ना। तो आप देखिए अंतिम स्थिति क्या है, -3 है, और ये माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या थी, +2 पोजीशन पे था, +2 पोजीशन पे था, -2 और कितना हो जाएगा, -5।
तो देखिए विस्थापन कितना हुआ, -5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब माइनस ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि वो मूल बिंदु से नेगेटिव डायरेक्शन में गया। यानी कि विस्थापन क्या हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि विस्थापन जो है वो 0 भी हो सकता है, तो हमने 0 करके दिखाया। पॉजिटिव तो होता ही है, और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, यानी कि नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है ना। मान लीजिए अगर उस तरह भी दिखाएं तो ये मूल बिंदु है, इधर अगर हम चलते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर ये यहां से इधर चलता है तो प्रारंभिक बिंदु इसका 0 था, अंतिम बिंदु -3 है, तो -3 -0 तब भी तो -3 है। ठीक है। तो इस तरह से आपका विस्थापन क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें डायरेक्शन क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विस्थापन जो है वो 0 भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गतिशील कण है, एक मूल बिंदु है या एक प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में 4 मीटर चलता है, फिर अपनी डायरेक्शन को 90 डिग्री पर मोड़ करके 3 मीटर इधर चलता है। ठीक है ना। 4 मीटर से बाएं चलता है और फिर 3 मीटर ऊपर की डायरेक्शन में चलता है। ठीक है ना। और यहाँ पहुंच जाता है। अब अगर पूछा जाए बताइए उसकी दूरी क्या हुई, गतिशील कण की दूरी और विस्थापन क्या हुआ, तो आप आराम से बता सकते हैं। दूरी क्या हुआ, उसने कितना रास्ता तय किया, तो 4 इधर तय किया, 3 इधर तय किया, तो कुल 4 + 3 मिलाकर के 7 मीटर हो। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में देखा जाता है कि वो पहुंचा कहाँ और चलना कहाँ से प्रारंभ किया, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, यही होगी सबसे न्यूनतम दूरी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं भाई, ये लंब और ये आधार, ये हो गया कर्ण, तो आप निकाल सकते हैं 4 का वर्ग 3 का वर्ग 16 9 25 यानी कि 5 मीटर। विस्थापन क्या हुआ, 5 मीटर। हाँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जब कोई गतिशील कण एक सीधी रेखा में जाएगा तो विस्थापन और दूरी दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर वो रास्ता चेंज करके जाएगा, टेढ़े मेढ़े या दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो ये संभव है कि दूरी ज्यादा होती है और विस्थापन क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है ना। विस्थापन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। चलिए अब हम जो है एक जनरल फार्मूला बताते हैं, जिससे जो है आप जो है किसी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई कण चल रहा है और वो किसी क्षण कहीं किसी भी पॉइंट पर है, तो आप जो है और उसका वो विस्थापन और दूरी आराम से निकाल सकते हैं। खास करके आप विस्थापन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, जैसे मान लीजिए, बशर्ते है कि उसका एंगल पता होना चाहिए, बशर्ते उसका एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्रारंभिक बिंदु ए है, उसने वहां से चलना प्रारंभ किया कण, और चलते हुए वो यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि ये जो पथ पे चल रहा है इसकी रेडियस r है, और मान लीजिए कि वो यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है ना। तो ये उसका सेंटर है, मान लीजिए O, और ये उसकी रेडियस हो जाएंगे r। यहां से चला और यहां पहुंच गया। ठीक है। तो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ये होगा।
अब इनके बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमें विस्थापन ए बी निकालना है तो हमने वेक्टर में इसको पढ़ाया था, ये दोनों आर आर है तो वो 2r साइन थीटा बाई 2 एक सिंपल फार्मूला है। इसके सहायता से अगर हमें एंगल पता है तो हम उसका विस्थापन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसका विस्थापन हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। इसकी सहायता से हम उसका विस्थापन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा 120 डिग्री बाई 2r साइन 60, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3r। इसको हमने प्रूफ भी कर देते हैं कि ये कैसे आया, हालांकि हमने वेक्टर में प्रूफ भी किया था। अब सपोज करिए जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक। तो इसके मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लीजिए, ये मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में हम ले रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, यही इसका विस्थापन होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए एक वेक्टर ये जो रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट को हम जो है ले लेते हैं आर ही मान लेते हैं, चलिए रिजल्टेंट या विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है डी मान लेते हैं, चलिए, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों का जो डायरेक्शन अलग अलग है कि दोनों वेक्टर सेम नहीं है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब देखिए क्या है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर को समान क्रम में ले, अगर हम त्रिभुज का नियम लगाएं यहाँ पे एडिशन का, यानी कि वेक्टर में सदिशों का योग का त्रिभुज नियम अगर लगाएं तो एक वेक्टर हम ये ले सकते हैं इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और देखिए तीसरा जो है वो विपरीत डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का परिणाम ये होगा, ये ऐसे इसको हम सॉरी यहाँ r1 r2 मान लेंगे क्योंकि ये वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन इधर है। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है। तो इनका और इनका योग यानी कि r1 वेक्टर और d वेक्टर का योग किसके बराबर होगा, r2 वेक्टर होगा। तो हमें यहां से क्या चाहिए, अगर हमको d चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, r2 माइनस r1, यानी कि हम इस स्थिति में पहुंच गए जो हम ये करते थे। तो दो सदिशों का सदिश अंतर का अगर हमें परिणामी निकालना होता था तो हम क्या वो अपनाते थे फार्मूला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, अगर हमें d का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी ले लेंगे हम r का, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे r का स्क्वायर प्लस 2r1 r2, लेकिन दो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और उनके बीच का कोण कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना, कितना है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 120 का मान होता है -1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 3r स्क्वायर यानी √3r,
आर। ठीक है ना, तो आप इससे निकाल सकते हैं। और ये आया जो है इसी से आया है। अगर हम यहाँ पे थीटा रखते हैं, सपोज करिए अगर ये थीटा है तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं। थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये 2r² है और यहाँ पे 2r² cos थीटा है। अगर ये एंगल हमको नहीं पता है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप अंदर 2r² कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 1 माइनस cos थीटा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 2 sin² थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin² थीटा बाई 2। अब देखिए 2 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, r² है तो r, ये sin² है तो हो जाएगा sin थीटा बाई 2। ठीक है ना, देखिए यही फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, यही फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो कहने का मतलब है वृत्ताकार पथ पर चलते हुए कण का अगर हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम विस्थापन इस फार्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या है, डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। विस्थापन के लिए ये फार्मूला हम लगा सकते हैं कब, जब उन दो वेक्टरों के बीच का हमें एंगल पता हो और उनका मैग्नीट्यूड पता हो। ठीक है ना, तो इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सर्किल पर अगर कोई कण चल रहा है तो उसका जो दो वेक्टर होंगे वो तो डायरेक्शन में अलग होने की वजह से अलग अलग होंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका रेडियस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये कैसे आया था इसको हमने यहाँ से बता दिया कि यह कैसे आया था, और वेक्टर में हमने इसको बताया भी था। ठीक है ना। अब देखिए अभी हम लोग इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे यहाँ पे। न्यूमेरिकल हमने कुछ खास लगा भी दिए हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब जैसे हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई कण जो है यहाँ से बी तक जाने का कई रास्ता अपनाता है। एक रास्ता ये अपनाता है मान लीजिए, और एक रास्ता ये अपनाता है मान लीजिए, और एक सीधे आता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक होता है, लेकिन दूरी अनंत हो सकती है। दूरी क्या हो सकती है, अनंत। अनंत का मतलब है कि ए से बी तक ये भी रास्ता अपना सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसे भी आ सकती है। लेकिन जो विस्थापन होगा, विस्थापन की डिफिनेशन क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही तो विस्थापन होगी। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच अद्वितीय मतलब केवल एक होता है, लेकिन वही दूरी कई हो सकती है, अनंत हो सकती है। और इससे देखिए क्या मिलता है ये भी आप देख लीजिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे दूरी की बात करें, अगर केवल एक रास्ता यानी वो ए से बी तक आता है तो ये सीधी रेखा पे चलता है तो दूरी बराबर क्या हो गया, विस्थापन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर वो ये रास्ता अपनाता है या ये रास्ता अपनाता है तो यहाँ पर देखिए दूरी ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब है कि दूरी ग्रेटर देन विस्थापन हो गई। हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो ए से बी डायरेक्ट आता है यानी सीधी रेखा में आता है तो दूरी और विस्थापन सेम हो गए। लेकिन अगर वो इस रास्ते से आता है या इस रास्ते से आता है तो दूरी ज्यादा हुई, विस्थापन कम हो गया ना। तो दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन हो गया, यानी कि दूरी बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, सॉरी, ये दूरी बड़ी भी हो सकती है विस्थापन के और बराबर भी हो सकती है। दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक रिलेशन ये हो सकता है, अगर विस्थापन इस साइड लाया जाए तो दूरी बटे विस्थापन
ये हमने ग्रेटर, ये 1 हो सकता है। ठीक, अगर दूरी नीचे लेके जाएं, इधर भाई दूरी इस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर 1 रखेंगे, विस्थापन बटे दूरी, ये रिलेशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दूरी जो है या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है, नहीं तो सदैव बड़ी हो सकती है। और दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है या तो वो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ये याद रखिएगा कि दूरी और विस्थापन का रेशियो, अनुपात 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा होगा। और ये याद रखिएगा कि विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। तो इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है ना, तो यानी ये वाला रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये दोनों आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आपको क्या पता चला कि विस्थापन का मान अद्वितीय होता है। ठीक है ना, उसका केवल एक ही मान होता है दो बिंदुओं के बीच, लेकिन जबकि वहीं दूरी जो है अनंत हो सकती है, क्योंकि ए से बी तक आने के उसके अनंत रास्ते हो सकते हैं। लेकिन विस्थापन होगा तो केवल एक होगा, इसीलिए इसको कहते हैं अद्वितीय मान होता है, क्योंकि ए से बी तक की न्यूनतम दूरी केवल एक ही मिलेगी। ठीक है ना, चलिए अब आइए हम बात करते हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस तो हम हालांकि पढ़ ही लिए हैं, लेकिन उसको शब्दों में हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, और हम 1 2 3 4 सवाल कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग दूरी विस्थापन की तुलना करते हैं, यानी दूरी तथा विस्थापन में अंतर। हालांकि बहुत सारी चीजें बातें तो इसमें हो ही चुकी हैं अंतर के बारे में, फिर भी हम स्पेशली जो है इसमें 4-5 पॉइंट हैं वो अलग से हम लोग इसमें तुलना कर लेते हैं। देखिए, पहला है कि दूरी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। क्लियर, यानी कि हमने बताया था कि अदिश राशि है, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। दूसरी चीज, गतिशील कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकती है, गतिशील कण के लिए सदैव धनात्मक होती है, यानी न शून्य नहीं हो सकती है न कभी ऋणात्मक हो सकती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया है कैसे। गतिशील कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती, ये सदैव बढ़ती है, ये घटती नहीं। जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। घटने का मतलब होता है कि वो घटने का तात्पर्य होता है कि कण प्रारंभिक स्थिति की ओर गतिशील है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा था कि एक सीधी रेखा में गतिशील कण की स्थिति बताना है, तो ये मिडिल पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, इधर चलते हैं तो तीव्र। ठीक है ना, एक सीधी डायरेक्शन, एक सीधी पथ पर गति करने के लिए कण की दो ही डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, एक डायरेक्शन को धनात्मक और उसके विपरीत डायरेक्शन को ऋणात्मक मानते हैं। सपोज करिए कि अगर वो 1 2 3 यानी माने सेंटीमीटर पे कण यहां से, सपोज करिए कण यहां पर है। ठीक है ना, प्रारंभ में क्या है, यहां पर, और यहां से चल करके वो कहां आता है, यहां पे आता है। तो विस्थापन हमेशा ये कहता है, देखिए कण क्या है, वापस जा रहा है कि नहीं, ये कण क्या है, प्रारंभिक बिंदु की तरफ जा रहा है, यानी कि शुरू में ये चलना यहीं से किया होगा प्रारंभ, अब यहाँ पर है लेकिन फिर भी वापस जा रहा है। तो कैसे नेगेटिव हुआ, तो देखिए कण की जो प्रारंभिक स्थिति इस वक्त ये है, अंतिम स्थिति एक वक्त ये है, तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे। प्रारंभिक 3 पे था ना, +3, और ये प्रारंभिक अंतिम स्थिति ये +1 है, तो घट के क्या आ गया, -2। माइनस का मतलब क्या हो गया कि वो वापस जा रहा है। माइनस का मतलब क्या, वापस जा रहा है। और कितना वापस गया, देखिए ये 2 सेंटीमीटर वापस गया। और ऋण क्या बता रहा है कि वो वापस जा रहा है, तो समय के साथ घट भी सकता है। ठीक है ना, समय के साथ क्या कर सकता है, घट भी सकता है। अगर वही मूल बिंदु पे पहुंच जाता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया था। अब चौथा है कि दो बिंदुओं के मध्य गति
के लिए विस्थापन अद्वितीय होता। अभी हमने समझाया था कि अगर दो पॉइंट हैं तो इनके मध्य जो है विस्थापन क्या होगा, अद्वितीय होगा, क्योंकि इस दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो केवल एक होगी। वहीं जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है, इसके अनंत मान हो सकते हैं। मैं बताया था कई रास्ते से जा सकता है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकते हैं। और एक चीज हो सकता ये है कि यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि विस्थापन जो होता है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। विस्थापन क्या है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पे डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा कि जो विस्थापन है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। वहीं जबकि दूरी क्या होती है, वो रास्ते पे निर्भर करती है कि वो किस रास्ते से गतिशील कण गया है। तो दूरी पथ पर निर्भर करती है, वहीं विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है, वहीं जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। और दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का मान केवल व केवल एक होता। अद्वितीय का मतलब यूनिक, केवल एक, और वहीं दूरी का मान अनंत हो सकता है। और दूरी जो है सदैव जो है विस्थापन के बराबर या तो सदैव बड़ी होती है। बराबर कब होगी, जब गतिशील कण सीधी रेखा में जाता है, अन्यथा दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है। ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो है दूरी और विस्थापन में बहुत महत्वपूर्ण अंतर था, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो दूरी और विस्थापन से रिलेटेड हम कुछ सवाल लगाते हैं। आपके जो साइन बोर्ड पे दो सवाल है, ठीक है ना। इसको लगाने के बाद आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि एक आर त्रिज्या का पहिया है, वो सड़क पर लुढ़क रहा है, तो पहिए के सड़क पर आधे घूर्णन में एक बिंदु P का विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए सड़क है, ठीक है ना, और एक पहिया है जिसकी रेडियस क्या है, R है, ठीक। और ये मान लीजिए पॉइंट P है सड़क पर। अब ये आधा घूर्णन करेगा, पूरा घूर्णन करेगा तो एक पूरा चक्कर करेगा तो ये पॉइंट घूम करके जो है P ऊपर, एक आधे चक्कर में P ऊपर जाएगा, पूरे चक्कर में फिर P नीचे आ जाएगा। तो एक अगर ये पूरा घूर्णन करे तो रेखीय दूरी कितना चलेगा, ये रेखीय दूरी इतना तय करेगा ना, यानी कि 2πr दूरी आगे चला जाएगा। भाई एक घूर्णन करेगा तो उसकी दूरी कितना हो जाएगी, ये पूरे सर्किल की परिधि के बराबर ही दूरी जाएगा आगे ना। अगर एक पूरा चक्कर घूमेगा, आधा घूमेगा तो इसका मतलब है कि रेखीय दूरी कितना तय करेगा, πr। तो आधा घूमेगा का मतलब है कि ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे गया तो ये घूम करके यहाँ चला जाएगा, ये वाला नीचे, वो आधा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब ये यहाँ हुआ, आधा आएगा यहाँ घूम करके, तो ये पॉइंट जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। इसको हम लोग P डैश मान लेते, और ये दूरी कितना चलेगा, πr, ठीक। अब ये कह रहा उस पॉइंट का विस्थापन P, अब यहां से चल के क्या आ गया, यहाँ बस यही पूछ रहा है इसका विस्थापन क्या होगा। अब ये इससे मिला दीजिए भाई, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, r 2r, ये हो गया πr, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 90 एंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी आपको P डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4, यही ना भाई, 4r स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो पाई स्क्वायर, ये उसका विस्थापन, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक घन है, दूसरे सवाल में
एक कण जो है वो इस रास्ते से होता हुआ इस रास्ते से यहां चला गया, यानी कि इस कोने पर। तो उस कण का विस्थापन, विस्थापन क्या हुआ, जिसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं, यानी कि वो इस तरह से गया, जैसे ये है कमरा, इस तरह से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊंचाई पे चला गया उस कोने। तो उस कोने से इस कोने का जो विकर्ण होता है, जिसको बॉडी डायगोनल कहते हैं, उस विकर्ण की लंबाई हो गई विस्थापन। यानी देखिए पहले वो ऐसे गया, ठीक है ना, फिर यहां से ऊपर गया, ये ऊपर गया, और फिर ऐसे वहां चला गया। तो यहां से यहां तक का जो होता है वो घन का विकर्ण कहलाता है, बॉडी डायगोनल कहता है। वह इसका विस्थापन होगा कण का, है ना। तो क्या होगा, और किसी घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है √3a, यानी कड़ी में 3 गुणे भुजा, ठीक है ना, कड़ी में 3 गुणे भुजा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, मान लो इसको मूल बिंदु मान सकते हैं, घन 3 डायमेंशनल होता है तो इसका 0 0 कोऑर्डिनेट होगा। ये x डायरेक्शन में a चला, और y डायरेक्शन में भी a है, और z में पीछे की तरफ जो है a चला, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा एक तरह से वेक्टर के फॉर्म में, तो a i कैप b j कैप, और इस डायरेक्शन में उल्टे गया है तो -ck कैप। तो चूंकि ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम a ही लिख सकते हैं, ठीक। विस्थापन का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो 0, इनमें से 0 0 घटाएंगे तो यही आएगा। तो यानी ए बी हमारा जो आया वो a i कैप आ जाएगा, इसकी स्थिति हो जाएगी a j कैप हो जाएगा -a k कैप, ठीक है ना, यही आएगा। जैसे आप इस तरह से नहीं निकालते थे 3 डायमेंशन में, यहाँ पे कोई पॉइंट P था जिसका निर्देशांक x y z था, तो आपको P क्या मिलता था, x i कैप और y j कैप प्लस z k कैप, यही ना आता था, ठीक। तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, a का वर्ग और ये -a है तब भी प्लस हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा क्या, 3a का वर्ग यानी √3a। तो चाहे आप फार्मूले से निकाल सकते हैं या वेक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें जो आई जे के अगर लिखा है तो इसको आप चाहे तो मत लिखिए, वेक्टर फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट हो गए, या तो केवल लिखिए a - ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई जे कैप, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है, ये वेक्टर में हो गया, ठीक है ना। इसे आप कोई एक नाम दे सकते हैं, तो खाली एक दे सकते हैं ax, या ऐसे दे सकते हैं ay az। ax का मतलब होता है ai कैप हो जाएगा, a j कैप और a k कैप, ठीक। तो वेक्टर में इसको इसीलिए पहले पढ़ाया कि ये सब जानकारी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर पहले पढ़ाने का मेन मकसद यही था, ठीक। तो इस तरह से फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, वेक्टर से निकाल सकते हैं, तो ये उसका विस्थापन हो जाएगा, या घन का विकर्ण का ये फार्मूला है, वही उसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग जो अलग से सवाल लगाएंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस बुक है तो उससे आप लगाते रहिए, बशर्ते है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का जो पैरामीटर्स था, जो भी वेरिएबल थे, उसमें हमने दूरी और विस्थापन पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वेग क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, ठीक है ना, औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण, ये सारी चीज़ें हैं, गति के समीकरण, ये सारे वेरिएबल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन क्या है, सापेक्ष गति के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम बहुत ही मज़े से, शौक से, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।